कैसे हो बच्चों? मैं सी अमिताभ मुखर्जी फिर से स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल गाइडेंस हीरापुर दी वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स में। नेशनल इनकम चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट्स को आज आगे बढ़ाएंगे। आज और भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोग पढ़ेंगे। इन टर्म्स को सीख जाओगे। नेशनल इनकम बिल्कुल क्लियर, सीबीएसई का इतना औकात नहीं है कि वो कहीं से क्वेश्चन पूछे और आप उसका जवाब ना दे। तो बेसिक कंसेप्ट्स को अगर बहुत मजबूत कर लोगे तो आप आराम से नेशनल इनकम के किसी भी क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से आंसर कर सकते हैं। जिन बच्चों ने इससे पहले के क्लासेस को अटेंड नहीं किया है नेशनल इनकम का, मैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं। वो जाइए, उस सारे क्लासेस को कर लीजिए और फिर इस क्लास को आप अटेंड कीजिए। ठीक है, तो आज का सबसे पहला टॉपिक जो मैं बेसिक कंसेप्ट में आपको समझाने वाला हूं वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है ये हम समझेंगे। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर दो चीजें आती हैं। एक आता है रियल फ्लो, एक आता है रियल फ्लो और दूसरा आता है मनी फ्लो। दोनों का दोनों अपने आप में दिग्गज है। दोनों को बहुत ही अच्छे से समझना है, बहुत ध्यान से। हाँ, देखो, सबसे पहले बात करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का। एकदम कंसेप्ट को क्लियर करो अच्छे से, बहुत बढ़िया से। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ये एक ऐसा कनेक्शन है। सर, किस किस चीज के बीच कनेक्शन है? प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो तीन टर्म्स है ना, इन तीनों के रिलेशनशिप को जब हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, तीनों टर्म्स को जब कनेक्ट करते हैं तो उसे हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं। कैसे? थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा समझना, थोड़ा ध्यान से देखो। देखो देखो, ये जो प्रोडक्शन होता है, ठीक है, प्रोडक्शन का काम होता है बाबू, प्रोडक्शन का काम होता है जेनरेशन ऑफ इनकम। जेनरेशन ऑफ इनकम है ना? कैसे? जैसे गुड्स एंड सर्विसेज आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो उससे कितनों के पास इनकम जा रहा है? एंटरप्रेन्योर के पास प्रॉफिट जा रहा है, लेबर के पास वेजेस जा रहा है, लैंड के पास रेंट जा रहा है, कैपिटल के पास इंटरेस्ट जा रहा है। तो जैसे ही प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा उससे क्या जनरेट हो जाएगा? उससे आपका इनकम जनरेट हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, ये जो इनकम है, ये जो इनकम है, इसको आप क्या करते हो? इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो। इसे आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, जिसे डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। पहला हो गया हमारा प्रोडक्शन, पहला हो गया प्रोडक्शन, दूसरा टर्म आ गया डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा आ गया डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोडक्शन से ये जो इनकम जनरेट होता है, ये जो इनकम जनरेट होता है, इस इनकम को आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो। सर, किनके बीच डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? अभी अभी मैंने गिनाया आपको, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच आप जो है ना इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हो। हाँ कि ना? यस सर। लेबर को वेजेस देते हैं, लैंड के बदले रेंट देते हैं, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट देते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट एंटरप्रेन्योरशिप के बदले हम प्रॉफिट देते हैं। क्लियर है? अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे, ये जो यहां डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये जो यहां डिस्ट्रीब्यूट हो गया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में, हर एक लेबर के घर में वेजेस आ गया, जिन्होंने अपना जमीन दिया था उनको रेंट मिल गया, यानी सबके जेब में अब पैसे आ गए। अब इस पैसे को ये क्या करेंगे? खर्च करेंगे। इन पैसे को क्या करेंगे? खर्च करेंगे, जिसे आप कहोगे कंजम्पशन। इन पैसे को क्या करेंगे? ये लोग खर्च करेंगे। किसमें खर्च करेंगे सर, ये बताइए, किसमें खर्च करेंगे? तो ये खर्च करेंगे इन गुड्स एंड सर्विसेज में खर्च करेंगे। और ये पैसा, ये जो खर्च वो कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहे हैं। कौन सा गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहे हैं? जो यहाँ प्रोड्यूस किया हुआ गुड्स एंड सर्विसेज है, जो यहाँ पे प्रोड्यूस किया हुआ गुड्स एंड सर्विसेज है। तो ये जो कनेक्शन है ना, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन का, इस कनेक्शन को जब हम एक डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान से सुन बाबू लोग,
जब इन तीनों को हम एक डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, उस डायग्राम को कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। फिर से समझाता हूं, जब ये प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन, इन तीनों के कनेक्शन को जब हम एक सर्कुलर जब एक डायग्राम में रिप्रेजेंट करोगे, उसे कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्लियर है? अब मैं तुमको समझा रहा हूं कि वो डायग्राम बनता कैसे है जहां पे हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम दिखाते हैं। क्लियर है? तो देखिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट को क्लियर करो बस, और कुछ नहीं है इसमें, ओनली कंसेप्ट है, ओनली कंसेप्ट है। नेशनल इनकम इज ऑल अबाउट कंसेप्ट, नेशनल इनकम इज ऑल अबाउट कंसेप्ट। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, सबका ध्यान इधर होना चाहिए। तो ठीक है, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जब हम दिखाते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को जब हम दिखाते हैं, तो हम एक क्लोज्ड इकोनॉमी को एज्यूम करते हैं। हमारा इकोनॉमी को हम क्या एज्यूम करते हैं? क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब होता है बच्चों, क्लास 11 में मैंने आपको सिखाया था, क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब होता है ऐसा इकोनॉमी, ऐसा इकोनॉमी, ऐसा इकोनॉमी जो अपना प्रोडक्शन, जो अपना प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अपने ही डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही कर लेता है। यानी फॉरेन कंट्रीज से इनका कोई संबंध, कोई रिलेशन नहीं होता है। यानी ये गुड्स एंड सर्विसेज अपने कंट्री में प्रोड्यूस करता है, अपने कंट्री में ही उस प्रोडक्शन से जो इनकम जनरेट होता है वो अपने कंट्री में ही बांटता है, और फिर जिनको बांटा जाता है वो खर्चा इसी कंट्री में ही करते हैं, जो अभी मैंने सिखाया था। यानी अब्रॉड से इनका कोई लेना देना नहीं होता है। दूसरी बात, हम ये अज्यूम करेंगे, पहला एजम्पशन था कि हमारा इकोनॉमी है क्लोज्ड इकोनॉमी, यानी विदेशों से हमारी कोई संबंध नहीं है। दूसरा, हम ये अज्यूम कर रहे हैं ओनली टू सेक्टर्स एग्जिस्ट, केवल हमारे इकोनॉमी में दो ही सेक्टर एग्जिस्ट करता है। कौन कौन सा सेक्टर? एक है फर्म जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, और एक है हाउस होल्ड जो उन गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदता है। तो कौन सा दो सेक्टर मैं यहां पे अज्यूम कर रहा हूं? यहां पे मैं अज्यूम कर रहा हूं फर्म एंड हाउस होल्ड्स, फर्म एंड हाउस होल्ड्स, बस ये दो सेक्टर्स मैं अज्यूम कर रहा हूं। क्लियर है? अब आते हैं उस डायग्राम में, बहुत ध्यान से समझना, और उस डायग्राम में हम लोग यहां दिखाने वाले हैं रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। तो मैं यहां पे सबसे पहले बना रहा हूं हाउस होल्ड। ये समझ लो हाउस होल्ड है, ये मैंने एक बॉक्स के अंदर इसको रखा। ये सपोज करो एक फर्म है, इसको भी मैंने एक बॉक्स के अंदर रखा। अब यहां ध्यान से देखना है, अब यहां ध्यान से देखना है, अब यहां ध्यान से देखना है। मुझे बताओ, हाउस होल्ड से फर्म के पास क्या क्या जाता है? हाउस होल्ड से फर्म के पास जाता है फैक्टर सर्विसेज। हाँ या ना? ये सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, फैक्टर सर्विसेज। ये देखो एरो मैंने इस तरह से दिया है, मतलब ये शो कर रहा है कि यहां से यहां फ्लो हो रहा है। फैक्टर सर्विसेज यानी लैंड, ये सब आपको पता है, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये चारों फर्म के पास जाता है। बदले में फर्म के तरफ से हाउस होल्ड के पास क्या आता है? गुड्स एंड सर्विसेज आता है, गुड्स एंड सर्विसेज आता है। तो हाउस होल्ड के तरफ से लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर चला गया, फर्म बदले में हाउस होल्ड के पास क्या भेज देती है? गुड्स एंड सर्विसेज। हमें विदेशों में तो कुछ करना नहीं है क्योंकि क्लोज्ड इकोनॉमी है, तो जो भी आ रहा है हम अपने डोमेस्टिक टेरिटरी में ही इसको घुमा रहे हैं। ये जो लूप हमने बनाया है, ध्यान से देखो, ये जो लूप हमने बनाया है,
इस लूप को हम लोग कहेंगे रियल फ्लो। इसको क्या बोलेंगे? रियल फ्लो। इसको बोलते हैं रियल फ्लो। अब ध्यान से देखना, जैसे हाउस होल्ड के तरफ से फर्म के पास क्या क्या गया? लैंड गया, लेबर गया, कैपिटल गया, एंटरप्रेन्योर गया। बदले में फर्म हाउस होल्ड को क्या दे रहा है? बदले में फर्म हाउस होल्ड को क्या दे रहा है? लैंड जिसने दिया है उसको रेंट दिया जा रहा है, जिसने लेबर दे रखा है उनको वेजेस मिल रहा है, जिसने कैपिटल दिया है उनको इंटरेस्ट मिल रहा है, और जो एंटरप्रेन्योर है उनको प्रॉफिट मिल रहा है। यानी अब पैसे का फ्लो हो रहा है, ये पैसा हर एक के घर में पहुंच गया। अब ये हाउस होल्ड क्या कर रहा है? इसी पैसे को वापस कर दे रहा है फर्म को। कैसे वापस कर रहा है? फॉर पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो जो पैसा फर्म के तरफ से आया हाउस होल्ड के पास, हाउस होल्ड ने उसे वापस फर्म के पास भेज दिया। और ये जो इनर वाला लूप मैंने बनाया है, इनर लूप, इसको हम लोग कहेंगे मनी फ्लो। तो एक होता है रियल फ्लो, जो आउटर लूप है आपने देखा उसको रियल फ्लो, और जो इनर लूप है उसको हम क्या कहेंगे? मनी फ्लो। होपफुली एब्सोल्युटली क्लियर। और जब इन दोनों फ्लोस को एक साथ मिला देते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन ए टू सेक्टर इकोनॉमी। इस तरह से बाबू 3 सेक्टर भी हो सकता है, 4 सेक्टर भी हो सकता है, लेकिन आपके सिलेबस में केवल 2 सेक्टर है, तो मैंने 2 सेक्टर इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को समझा दिया। होपफुली दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। यस सर, ये बिल्कुल क्लियर है। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर, बहुत अच्छे से समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डील करेंगे। अब बात करते हैं 3 बहुत फेमस टर्म है नेशनल इनकम में। एक है इन्वेस्टमेंट, सबसे पहला चीज सीखना है। दूसरा सीखोगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ठीक है, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा सीखोगे नेट इन्वेस्टमेंट, ये सब नेशनल इनकम के लिए जरूरी है। और नंबर 4 में हम लोग सीखने वाले हैं डेप्रीसिएशन, और नंबर 5 में हम लोग सीखने वाले हैं कैपिटल लॉस। तो 1 2 3 4 5 5 टर्म्स है, 5 के लिए तैयार हो जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट में 2 चीजें आती है, एक फिक्स्ड एसेट्स प्लस दूसरा आता है इन्वेंट्री। बाबू लोग सब अकाउंट्स के स्टूडेंट हो तो इन्वेंट्री का मतलब आपको पता होगा कि इसे हम स्टॉक को इन्वेंट्री बोलते हैं। तो इन्वेस्टमेंट का 2 कैटेगरी है, एक है फिक्स्ड एसेट्स और एक है इन्वेंट्री। तो इसका मतलब है, इन्वेस्टमेंट का मतलब व्हेनेवर इकोनॉमी स्पेंड्स ऑन फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेंटरीज, दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल दे करके समझाता हूं, आपको समझ अच्छे से आएगा। देखिए, सपोज कीजिए आई एम टेकिंग इंडिया, एज इंडिया इज आवर कंट्री, तो मैं इंडिया का एग्जांपल लेता हूं और मैं एक हाइपोथेटिकल फिगर लेता हूं कि 1 अप्रैल 2025 में, लेट इट बी 1 अप्रैल 2025 यानी बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, उस दिन इंडिया के पास प्लांट एंड मशीनरीज था, लेट अस से 1 लाख करोड़ रुपए का, 1 लाख करोड़ रुपए का, फॉर एग्जाम्पल। अब मान लो कि जब ईयर तुम्हारा खत्म हो रहा है 31 मार्च 2025 में, हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी रह गया 1,50,000 करोड़ का, 1,50,000 करोड़ का। तो ईयर के स्टार्टिंग में था 1 लाख करोड़ और ईयर के एंड में आ गया 1,50,000 करोड़।
तो ये जो डिफरेंस है, कितना डिफरेंस होगा, इससे इसको माइनस करोगे, इससे इसको माइनस करोगे, तो हमारे पास डिफरेंस क्या आएगा, तो हमारे पास डिफरेंस कितना आ गया, 50,000 करोड़ का, है कि नहीं, डिफरेंस आ गया 50,000 करोड़ का। ये जो डिफरेंस है, ये जो ड्यूरिंग द ईयर आपने फिक्स्ड एसेट्स पे इन्वेस्ट किया, ये जो ड्यूरिंग द ईयर पूरे एक साल में, यहां से यहां तक 365 दिन में आपके कैपिटल एसेट में जो इंक्रीज हुआ, प्लांट एंड मशीनरी ये फिक्स्ड एसेट्स है, ठीक है, इसमें जो इंक्रीज हो रहा है उसको कैपिटल एसेट भी बोलते हैं, फिक्स्ड एसेट को कैपिटल एसेट भी बोलते हैं। इस इंक्रीज को हम लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट। वी कॉल दिस इंक्रीज एज इन्वेस्टमेंट। इसको दिमाग में रखना है, बात समझ में आ गया। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड। तो हम इसका डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एडिशन टू द capital stock of the economy during a given period। एक गिवन पीरियड में आप अपने कैपिटल स्टॉक में जो बढ़ोतरी कर रहे हैं, जो इंक्रीमेंट कर रहे हैं, हम उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। और कैपिटल स्टॉक मतलब बाबू इसको याद रखना, कैपिटल स्टॉक में आता है फिक्स्ड एसेट्स और आता है इन्वेंट्री। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अब दूसरा जो टर्म है बाबू, देखो यहां ध्यान से, दूसरा टर्म है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है, यहां पे इन्वेस्टमेंट टर्म है, यहां पे इन्वेस्टमेंट टर्म है, इन्वेस्टमेंट मतलब हम समझ गए, इन्वेस्टमेंट मतलब हम समझ गए। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो बाबू देख, इन्वेस्टमेंट टर्म में क्या आता है, फिक्स्ड एसेट आता है, और तुम्हें पता है कि फिक्स्ड एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगता है ना। डेप्रिसिएशन यानी फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू हर साल थोड़ा थोड़ा करके क्या होता है, कम होने लगता है ना। उसको जैसे जैसे यूज करोगे उसका कैपेसिटी धीरे 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 कम होता रहेगा, उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं, हाँ या ना। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है, इज वेरी सिंपल, इन्वेस्टमेंट बिफोर डेप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट बिफोर डेप्रिसिएशन, यानी डेप्रिसिएशन चार्ज करने से पहले का जो स्टेज है उसे हम कहते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। बात समझ गए? जैसे ही आप क्या करोगे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से, बाबू बहुत ध्यान से देख, एकदम आसान तरीके से समझा रहा हूं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से जैसे ही आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर दोगे, जैसे ही आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर दोगे, इट बिकम्स नेट इन्वेस्टमेंट, इट बिकम्स नेट इन्वेस्टमेंट। अर्थात ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब क्या हो गया, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब इन्वेस्टमेंट बिफोर डेप्रिसिएशन, एंड नेट इन्वेस्टमेंट मींस इन्वेस्टमेंट आफ्टर डेप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट आफ्टर डेप्रिसिएशन। यस सर, ये तो बहुत आसान है, एब्सोल्युटली आसान है। अब बाबू तू समझेगा डेप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है। तो डेप्रिसिएशन मतलब मैंने क्या बताया, डेप्रिसिएशन मींस डिक्रीज in the value of fixed assets। जब फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज करता है तो हम उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। जैसे प्लांट एंड मशीन है, जब नए में आता है हमारे फैक्ट्री में तो उसका कैपेसिटी, उसके इंजन का कैपेसिटी बहुत ज्यादा होता है, जैसे जैसे आप उसको यूज करते हो उसका कैपेसिटी धीरे 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 कम होने लगता है। जैसे एक नई गाड़ी खरीद के लाते हो तो उसका इंजन का कैपेसिटी अच्छा रहता है, मान लो तुम दो साल उसकी सर्विसिंग नहीं कराओगे तो भी ठीक चलेगा, लेकिन जैसे ही पुराना हो जाता है उसको दिन भर, उसको हर महीने या हर 3 महीने में उसका सर्विसिंग कराना पड़ता है, क्योंकि उसके इंजन का कैपेसिटी धीरे धीरे क्या होता है, कम होता है। तो उसी को तो डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो डेप्रिसिएशन यानी मींस डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। रीजंस क्या है, ड्यू टू, अब रीजंस पढ़ लो।
डेप्रिसिएशन का रीजन होता है सबसे पहला नॉर्मल 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 वेयर एंड टियर, वेयर एंड टियर। नॉर्मल वेयर एंड टियर क्या होता है सर? नॉर्मल वेयर एंड टियर का मतलब होता है कांस्टेंट यूज। आप अगर मशीनरी को कॉन्स्टेंटली यूज करोगे तो घटना ही है ना, उसका डेप्रिसिएशन होना ही है, उसका कैपेसिटी घटना ही है। तो इसको नॉर्मल वेयर एंड टियर बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, दिमाग में रखना। दूसरा होता है पैसेज ऑफ टाइम। सपोज करो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से समझना। पैसेज ऑफ टाइम, सपोज करो आपने एक मशीन खरीदा और उसको एक कोने में रख दिया, उसको यूज नहीं कर रहे हो, उसको किसी कारणवश यूज नहीं हो रहा है। फैक्ट्री में हमने खरीदा था, फैक्ट्री में कोई लिटिगेशन हो गया तो मशीन ऐसी पड़ा हुआ है। अब बारिश हो रहा है, धूप आ रहा है, और भी कई नेचुरल कैलामिटीज है, उसके वजह से आपका मशीन क्षतिग्रस्त हो सकता है, डैमेज हो सकता है। आप यूज भले ना कर रहे हो, लेकिन क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से आपका मशीन डैमेज हो सकता है, और उसी को कहते हैं पैसेज ऑफ टाइम। पैसेज ऑफ टाइम इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट रीजन फॉर डेप्रिसिएशन। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा टेढ़ा है, उसको ठीक से देख लेना। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। सर क्या होता है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस? देखो, कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो हमें पहले से पता होता है, एक्सपेक्टेड होता है। जैसे अभी आप 5G फोन यूज कर रहे हो तो हमें पता है कुछ वर्षों में 6G 7G 8G सब आने वाला है। तो 5G जो है ना वो आउटडेटेड हो जाएगा, यानी उसमें डेप्रिसिएशन आ जाएगा। दूसरा आप एग्जांपल ले लो टाइपराइटर का। टाइपराइटर आज से 20 साल पहले उसका यूज बहुत ज्यादा था, लेकिन जब से कंप्यूटर और लैपटॉप आ गया टाइपराइटर यूजलेस हो गया, यानी चेंज इन डिमांड हो गया। मान लो कोई क्लोथ्स है जो आज के डेट में बहुत फैशन में है, गारंटी नहीं है कि 2 साल के बाद वो फैशन में रहे, उसका डिमांड, पैटर्न ऑफ डिमांड कम हो जाएगा, जिस वजह से वो डेप्रिसिएट हो जाएगा। तो इसे कहते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। किसी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के चलते या फिर पैटर्न ऑफ डिमांड के चेंज होने से जो डेप्रिसिएशन आता है, दिस इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। क्यों आता है, मैंने क्या क्या कारण बताया? ड्यू टू टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, और दूसरा क्या बताया? चेंज इन पैटर्न ऑफ डिमांड, चेंज इन पैटर्न ऑफ डिमांड। होपफुली आपको समझ आ गया। तो आज के क्लास में मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाया। क्या क्या कंसेप्ट समझाया? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का कंसेप्ट समझाया। उसमें दो चीज आता है, एक रियल फ्लो, दूसरा मनी फ्लो। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट आपने सीखा इन्वेस्टमेंट का, बहुत सारा टर्म सीखा, इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन। सबसे आखिर में बचता है कैपिटल लॉस। क्या होता है कैपिटल लॉस? आओ आसानी से समझते हैं। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, जस्ट इसका उल्टा। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस हो तो वो डेप्रिसिएशन कहलाता है, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस हो तो वो कैपिटल लॉस कहलाता है। सर कुछ एग्जांपल दीजिए। मान लो अर्थक्वेक आ गया, तुम्हारा फैक्ट्री, बिल्डिंग, मशीनरी सब डैमेज हो गया, उसको अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस बोलते हैं। अर्थक्वेक को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। मान लो फ्लड आ गया, पूरा मशीनरी बह के चला गया, सुनामी आ गया, पूरा मशीनरी बह के चला गया। ठीक है, क्या बोलोगे उसको? अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, एंड अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस आर नोन एज कैपिटल लॉस। लेकिन हमारे नेशनल इनकम चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस होता है, तो इसलिए अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस क्या होता है ये जानना भी हमारे लिए जरूरी है। समझ में आ गई बात? तो हमने इस बार क्या सिखाया आपको? इन्वेस्टमेंट, फिर आपने सीखा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, फिर आपने सीखा नेट इन्वेस्टमेंट,
फिर आपने सीखा डेप्रिसिएशन, फिर आपने सीखा कैपिटल लॉस। उम्मीद करता हूं इतना बिल्कुल क्लियर है। यस सर, बिल्कुल क्लियर है। मिलते हैं बच्चों अगले क्लास में नेशनल इनकम का विद अनदर बेसिक कंसेप्ट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।